Okay, students, now we have done all the questions related with the improper integrals of second kind. और आज हम कर लेते हैं proof of the comparison test. ठीक है, लेकिन comparison test का proof करने से पहले हमें एक छोटा सा result करना है जो अभी सामने स्क्रीन के ऊपर है. इस result को हम पढ़ते हैं. इसके proof बहुत ज़्यादा important नहीं है. आप समझ लीजिए, अगर आप इस proof को leave भी करना चाहते हैं तो you can leave that. बट अंडरस्टैंड द प्रूफ कंप्लीटली. ठीक है, पहले स्टेटमेंट पढ़ो इसकी क्या है कि अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b f dx एट ए का मीनिंग क्या होगा कि जिस पॉइंट पर हमें प्रॉब्लम है वो पॉइंट कौन सा है, लोअर एंड a, वेयर f इज पॉजिटिव. f कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ऑन द इंटरवल a to b. ए की तरफ से हमने ओपन बनाया है, बी की तरफ से क्लोज्ड. अब तो ये आपको अच्छे से पता है कि हम ऐसा क्यों लिखते हैं. ठीक है, क्या कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट इज दैट देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव नंबर कैपिटल M इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन पॉजिटिव. एप्सिलॉन कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है और M है विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन सच दैट इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन से b f dx is strictly less than m for every epsilon lying between 0 and b minus a. यहाँ ये b minus a क्या हुई, इंटरवल की लेंथ. हमारा जो फंक्शन इंटीग्रेट करना है वो a से b करना है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितनी है, b minus a. तो एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए बट b minus a से कम. इस कंडीशन को अगर अदर वे अराउंड में बात करूं तो इसको ध्यान से देखो, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम a प्लस एप्सिलॉन से b में f को इंटीग्रेट करें, a से b में नहीं, कहाँ से कहाँ तक, a प्लस एप्सिलॉन से b तक अगर हम f को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा इस नंबर कैपिटल M से छोटी होनी चाहिए. तो अदर वे अराउंड इसको कहने का मीनिंग क्या हुआ कि ये इंटीग्रल्स बाउंडेड अबव है. These integrals are bounded above. अगर ये इंटीग्रल्स बाउंडेड अबव हुए तो हमारा इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा. अगर इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा तो these type of integrals will be bounded above. This is the basic meaning. और रिजल्ट का प्रूफ बहुत बहुत ज़्यादा आसान है. लेट अस रीड दैट. क्या कहता है ये, हमारे पास ए पॉइंट पर केवल प्रॉब्लम है यहाँ पर. इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो बाकी सभी पॉइंट्स के ऊपर कॉन्टिन्यूस है. ए इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. ए की तरफ से ओपन बनाया, बी की तरफ से क्लोज्ड. इस इंटरवल पर मेरा फंक्शन थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है. अगर मैं ए पॉइंट को अवॉइड करूं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस एप्सिलॉन से बी वेयर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन बी माइनस ए. एप्सिलॉन हम b माइनस ए या उससे बड़ा क्यों नहीं ले सकते. अगर लेट अस सपोज मैंने एप्सिलॉन यहाँ b माइनस ए ले लिया तो a प्लस b माइनस ए b बन जाएगा. और b से b इंटरवल तो कुछ नहीं होता, दैट इज द सिंगल पॉइंट b. और अगर मैं उससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू ले लूँ तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लोअर एंड बड़ा हो जाएगा अपर एंड से, विच इज़ नॉट अलाउड. तो इसीलिए एप्सिलॉन पर ये कंडीशन इम्पोज की गई कि एप्सिलॉन पॉजिटिव होगा लेकिन b माइनस ए से छोटा रहेगा. ठीक है, तो चलो हमने पहली बात क्या की कि क्योंकि a इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी तो फंक्शन f मेरा इस इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस होगा. और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो फंक्शन क्या होता है, रीमान इंटीग्रेबल. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं इस इंटीग्रल की बात करूं, कौन से इंटीग्रल की, इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन से b f dx, तो ये जो इंटीग्रल है ये तो कन्वर्जेंट होगा. दिस इज प्रॉपरली रीमान इंटीग्रेबल. कन्वर्जेंट होने का मतलब इसकी वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर आएगी. और किसकी टर्म्स में आएगी, यू कैन सी एप्सिलॉन की. कि जब आप f को इंटीग्रेट कर दोगे तो इन द एंड आप एक बार x को अपर लिमिट यानी b पुट करेंगे और एक बार x को आप पुट करेंगे a प्लस एप्सिलॉन. ठीक है, तो a और b तो कॉन्स्टेंट्स हैं. तो बेसिकली ये जो इंटीग्रल आएगा ये मेरा किसका फंक्शन होगा, एप्सिलॉन का. ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर फाई ऑफ एप्सिलॉन. तो ये पॉइंट क्लियर है सभी को कि हमने इसको फाई ऑफ एप्सिलॉन क्यों लिखना है, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है. इट विल बी अ फंक्शन ऑफ दिस टर्म एप्सिलॉन, राइट.
और ये मैंने क्या बता दिया आपको, ये इंटीग्रल कैसा है, कन्वर्जेंट है, यानी इसकी वैल्यू एक फाइनाइट क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये देखो, हमें स्टेटमेंट में गिवन था फंक्शन पॉजिटिव है, और हमने रीमान इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है अगर फंक्शन पॉजिटिव होता है तो उसका इंटीग्रल भी पॉजिटिव होता है। इट मीन्स कि फाई ऑफ एप्सिलॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी भी है। दूसरी बात, अगर हम एप्सिलॉन को कम करते जाएं, अगर एप्सिलॉन को हम कम करते जाएं, जीरो को अप्रोच कराएं, तो ये वैल्यू कम होती जाएगी। जितनी ये वैल्यू कम होगी इंटरवल की लेंथ बढ़ेगी, और अगर इंटरवल की लेंथ बढ़ेगी तो इस इंटीग्रल की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, दिस इज बिकॉज दिस इंटीग्रेंड इज पॉजिटिव, राइट। तो इस वजह से क्या होगा कि एज एप्सिलॉन गोज टू जीरो प्लस फाई ऑफ एप्सिलॉन की वैल्यू भी बढ़ेगी, फाई ऑफ एप्सिलॉन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो फाई ऑफ एप्सिलॉन क्या हो गया, मेरा एक इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, पॉजिटिव भी है। तो अब अगर तो ये फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ गया, तब तो इंटीग्रल जो हमारा बनेगा एज एप्सिलॉन गोज टू जीरो विल नॉट कन्वर्ट। इसको पहले अगली लाइन में देखते हैं, फिर देखो क्या लिखा है हमने कि फाई ऑफ एप्सिलॉन एक पॉजिटिव फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है एज एप्सिलॉन गोज टू जीरो प्लस। तो फाई ऑफ एप्सिलॉन विल टेंड टू अ फाइनाइट लिमिट as epsilon goes to 0 plus if and only if phi of epsilon is bounded above। कौन सी थ्योरम लग रही है यहाँ, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में यूज भी की है कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस होती है which is monotonically increasing and bounded above then the sequence is convergent, और अगर अनबाउंडेड अबव होती है तो डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पर बेसिकली एक सीक्वेंस की तरह ही मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे जैसे एप्सिलॉन चेंज होगा ये इंटीग्रल भी चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो क्या हम कह रहे हैं कि फाई ऑफ एप्सिलॉन क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ये एक फाइनाइट लिमिट को टेंड करेगा प्रोवाइडेड इट इज बाउंडेड अबव। अगर ये क्या होगा, बाउंडेड अबव। अगर अनबाउंडेड अबव होगा तो इट विल नॉट टेंड टू अ फाइनाइट लिमिट। ठीक है, अब इस चीज को देखो, मुझे इस इंटीग्रल को तो स्टडी नहीं करना है, मुझे स्टडी करना है इंटीग्रल ए से बी एफ डी एक्स। अब आ जाओ, तुमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था, क्या सीखा था हमने कि अगर मुझे इंटीग्रल ए से बी एफ डी एक्स लिखना है, जहां मुझे पता है प्रॉब्लम का पॉइंट ए है, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एप्सिलॉन गोज टू जीरो प्लस इंटीग्रल ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ डी एक्स। ठीक है, अगर ये लिमिट फाइनाइट आती है तो वी से द इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, अगर ये लिमिट इनफाइनाइट आती है वी से द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। याद है, वी हैव डन दिस इन फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसको देखो, इसका नाम हमने फाई ऑफ एप्सिलॉन रखा, तो ये बनेगी लिमिट एप्सिलॉन गोज टू जीरो प्लस फाई ऑफ एप्सिलॉन। तो ये जो इंटीग्रल है ये इस लिमिट के इक्वल है, सो द इंटीग्रल विल कन्वर्ज इफ एंड ओनली इफ दिस लिमिट कम्स आउट टू बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। और ये लिमिट फाइनाइट कब होगी, व्हेन फाई ऑफ एप्सिलॉन्स आर बाउंडेड अबव। तो वही बस लिखा है, इफ एंड ओनली फाई ऑफ एप्सिलॉन इज बाउंडेड अबव, और वो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव रियल नंबर कैपिटल M such that phi of epsilon is less than M, strictly less than M, for every epsilon lying between 0 and b minus a। और phi of epsilon की वैल्यू है इंटीग्रल a प्लस एप्सिलॉन से b f dx। तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये रिजल्ट को आप, मैंने कहा प्रूफ जरूरी नहीं है, इट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट आपको इस रिजल्ट को याद रखना है कि अगर मुझे प्रूव करना होगा इंटीग्रल ए पर कन्वर्जेंट है, तो आई विल प्रूव द इंटीग्रल ए प्लस एप्सिलॉन टू बी एफ डी एक्स इज बाउंडेड अबव। अगर ये इंटीग्रल अनबाउंडेड अबव होगा तो गिवन इंटीग्रल विल बी डाइवर्जेंट। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद प्रूफ ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। बहुत इजी है अब उनको करना। कंपैरिजन टेस्ट की हमने दो फॉर्म्स करी थी। फर्स्ट फॉर्म क्या थी, जल्दी से पढ़ लेते हैं। If f and g are two positive functions such that f of x is less than equal to g of x for every x belonging to interval a to b, a की तरफ से open, b की तरफ से closed, where a is the only point of infinite discontinuity, then
Integral a to b g dx is convergent, then integral a to b f dx is also convergent. अगर बिगर फंक्शन की इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी तो स्मॉलर फंक्शन की इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगी, और अगर f की इंटीग्रल डाइवर्ज करेगी, स्मॉलर फंक्शन की इंटीग्रल डाइवर्ज करेगी, तो g उससे भी बड़ा है, g की इंटीग्रल भी क्या करेगी, डाइवर्ज। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, लेट अस डू इट फास्ट। देखो हमने क्या लिखा सबसे पहले कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल ए बी, ये मुझे गिवन था। साथ ही हमें ये भी गिवन है कि फंक्शंस पॉजिटिव हैं, तो इसलिए लिख लिया एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और क्योंकि ये जी से छोटा है तो जी भी क्या हो गए, पॉजिटिव। ठीक, अब हम लोगों को याद है कि अगर f लेस देन g है तो f की इंटीग्रल भी लेस देन g होगी, प्रोवाइडेड द फंक्शंस आर रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, a से b में फंक्शंस रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। अगर मैं a पॉइंट को अवॉइड कर दूं, जैसा हमने पिछले थ्योरम में किया था, a की जगह क्या लिख दें, a प्लस एप्सिलॉन, तो a प्लस एप्सिलॉन से b तक मेरे जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर हैं, उन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो a प्लस एप्सिलॉन से b तक दे विल फॉलो द रूल्स ऑफ रीमान इंटीग्रेशन। तो अगर f लेस देन इक्वल टू g है तो a प्लस एप्सिलॉन से b f dx इंटीग्रल will be less than equal to integral a plus epsilon to b g dx. अगर f less than g है तो रीमान इंटीग्रेशन ऑफ f is less than equal to integral of g, वो हमने यहाँ पर यूज किया। अब आ जाओ पहला केस। पहला केस हमने क्या कहा था, अगर g का इंटीग्रल क्या हो, कन्वर्जेंट। और अभी पिछला रिजल्ट हमने किया, इंटीग्रल कन्वर्ज करने का मतलब होगा कि देयर एग्जिस्ट्स ए पॉजिटिव रियल नंबर m सच दैट a plus epsilon to b g dx is strictly less than m for every epsilon greater than 0 less than b minus a। ये बस पिछले वाला रिजल्ट लिखा हमने। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करो, व्हाट यू गेट, a है लेस देन इक्वल टू b, b is less than c, तो व्हाट यू हैव, a is strictly less than c, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल a plus epsilon से b f dx is strictly less than m for every epsilon lying between 0 and b minus a। और ये फिर से वही रिजल्ट लग गया जो हमने पिछली थ्योरम में किया है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि इंटीग्रल a से b f dx इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एट a। सिंपल। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में मुझे दिया गया कि इंटीग्रल a से b f dx डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट होने का मतलब a प्लस एप्सिलॉन से b f dx इज अनबाउंडेड अबव। अगर ये इंटीग्रल अनबाउंडेड अबव है तो g का इंटीग्रल तो उससे भी बड़ा है, g का इंटीग्रल भी अनबाउंडेड अबव हो गया। और अगर ये इंटीग्रल अनबाउंडेड अबव हो गया तो कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रल a to b g dx will be divergent। So this is the simple proof। कंपैरिजन टेस्ट फॉर्म 1 का प्रूफ, इट इज वेरी वेरी सिंपल। इसको आपने पढ़ लेना है, और अगर कोई स्टेप समझ नहीं आए तो यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं कंपैरिजन टेस्ट की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में हमने क्या किया था कि हमारे पास f और g हैं, टू पॉजिटिव फंक्शंस, इंटरवल है a से b, a की तरफ से हमने ओपन बनाया था, एंड वी हैव कैलकुलेटेड द लिमिट x गोज टू a प्लस fx by gx एंड वैल्यू ऑफ द लिमिट इज l। तो पहला केस मेरा था कि if l is neither 0 nor infinity then both these integrals they converge or diverge together। सेकंड था if l is 0, 0 पर सिर्फ कन्वर्जेंस चेक होती है। if l is 0 and integral a to b g dx is convergent then integral a to b f dx is also convergent। g की हेल्प से ही हम f के नेचर को जज करेंगे। ठीक है, थर्ड केस होता है अगर l है इंफिनिटी। अगर l इंफिनिटी है और g का इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो f का इंटीग्रल भी क्या करेगा, डाइवर्ज। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग द केसेस। चलिए, पहली बात, मुझे दोनों फंक्शंस पॉजिटिव दिए गए हैं ऑन दिस इंटरवल a to b। अगर दोनों फंक्शंस पॉजिटिव हैं तो उनका रेशियो भी पॉजिटिव होगा। We will have fx by gx is positive for every x belonging to ab। और जब मेरे पास
हर एक जगह ये फंक्शन पॉजिटिव है तो इसकी जो लिमिट होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। पॉजिटिव फंक्शंस की लिमिट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, जीरो हो सकती है बट इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम क्या लिखते हैं कि लिमिट x गोज टू a प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स, जिसको l नाम दिया हुआ है, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए अब हम पहला केस करते हैं, when l is neither zero nor infinity। ठीक है, अब देखो यहां हमने क्या कहा कि l is greater than और इक्वल टू जीरो। अगर l जीरो नहीं है, हम कौन सा केस करें, जब l जीरो नहीं है। अगर l जीरो नहीं है इसका मतलब l क्या है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। l है स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होने का मतलब जीरो की राइट साइड पर लिखेंगे l। पॉजिटिव नंबर जीरो की राइट साइड पर होते हैं, नेगेटिव नंबर जीरो की लेफ्ट साइड पर होते हैं। ठीक है, तो l इज ऑन राइट साइड, और क्योंकि जीरो और l दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं, सेम नहीं है, तो इनके बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, दो रियल नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। उन इनफाइनाइटली मैनी में से मैंने सिर्फ एक रियल नंबर लिया और उसका नाम रखा L माइनस एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव एप्सिलॉन। ठीक है, देखो L माइनस एप्सिलॉन जीरो से बड़ा चाहिए मुझे और L से छोटा चाहिए, राइट। तो वी चूज अ नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट L माइनस एप्सिलॉन जीरो से बड़ा हो और L से छोटा। और ऐसा हमने क्यों चूज किया, अभी आगे के स्टेप्स में आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो इसे, मुझे ये दिया गया लिमिट x गोज टू a प्लस एफ एक्स बाई जी एक्स इज l। तो अब मुझे डेफिनेशन लगानी है राइट हैंड लिमिट की, कि ये लिमिट की वैल्यू कहाँ है, व्हेन x गोज टू a प्लस। तो राइट हैंड लिमिट लगानी है तो मैं a के राइट साइड पर जाऊंगी, a की लेफ्ट साइड पर नहीं जाऊंगी। तो फिर हम क्या लिखते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव, आप लोगों को ये लाइन यहाँ नहीं नजर आ रही होगी क्योंकि एप्सिलॉन ऑलरेडी ऊपर आ गया। ठीक है, अदरवाइज जैसे हम लिमिट की डेफिनेशन लिखते हैं सेम मैनर में हम यहाँ पर भी लिखते हैं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव एंड ऑल दैट। तो थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके लिखेंगे कि हमें केवल राइट हैंड लिमिट चाहिए। तो हाउ वी राइट, एप्सिलॉन यहाँ ऊपर ही आ गया तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। There exists a neighborhood AC, you can see that A से C तक, सिर्फ हम कहाँ जा रहे हैं, A की राइट साइड पर, we are not calculating the left hand limit। ठीक है, a neighborhood AC of A where C is greater than A but less than B such that mod of fx by gx minus L is less than epsilon for every x belonging to this interval AC। कई जगह अगर डेल्टा पॉजिटिव लिखते तो सी की जगह हम क्या लिखते, ए प्लस डेल्टा। तो ए प्लस डेल्टा लिखो या सी लिखो, एक ही बात है, लेकिन इस थ्योरम में हमें इसी तरह की फॉर्मेट चाहिए। तो इस स्टेप को आप लोगों ने अच्छे से लर्न कर लेना है, लिख लिख करके इसको लर्न कर लेना है कि राइट हैंड लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो किस तरह से हम उसको लिखेंगे। ठीक है, अब देखो बस अब तो ओपन करना है, एफ एक्स बाई जी एक्स माइनस एल will be greater than minus epsilon and less than plus epsilon। फिर थ्रू आउट अगर मैं L को ऐड कर दूं तो what I get ultimately, L minus epsilon is strictly less than fx by gx is strictly less than L plus epsilon for every x belonging to interval AC। ठीक, अब gx से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, और क्योंकि g एक पॉजिटिव फंक्शन है तो g से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर जी यहाँ पर पॉजिटिव ना होता या रैंडम साइंस के साथ होता तो उस केस में हम इसको डायरेक्टली फिर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरा मैंने कहा था, मैं आपको बताऊंगी व्हाई वी हैव टेकन एल माइनस एप्सिलॉन टू बी पॉजिटिव। देखो एल तो पॉजिटिव है ही, हमने शुरू में एस्टेब्लिश किया, एप्सिलॉन इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेनेवर वी टेक, तो एल प्लस एप्सिलॉन तो हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। लेकिन हम क्या इंश्योर करना चाह रहे थे कि L माइनस एप्सिलॉन भी पॉजिटिव हो। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर लगानी है कंपैरिजन टेस्ट की फर्स्ट फॉर्म, और कंपैरिजन टेस्ट की अगर फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो जिन दो फंक्शंस को हम कंपेयर करेंगे दे मस्ट बी पॉजिटिव।
तो अगर ये L माइनस एप्सिलॉन पॉजिटिव नहीं होगा तो मैं यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट फिर यूज नहीं कर पाऊंगी. दैट इज वाई वी हैव इंश्योर्ड दैट L माइनस एप्सिलॉन मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव. ठीक है, चलिए लेट अस नाउ डिस्कस द केसेस. L नाइदर जीरो नॉर इंफिनिटी का केस कर रहे हैं तो मुझे दिखाना है दैट बोथ द इंटीग्रल्स दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. लेट अस सी हाउ. फर्स्टली हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस सपोज a टू b f dx जो है वो a पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है. ठीक है, a से b में कन्वर्ज कर रहा है. a से b इंटीग्रल को आई कैन राइट इंटीग्रल फ्रॉम a टू c प्लस c टू b लिख सकते हैं ना. अब C से B में तो किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एक पॉइंट पर है. कौन से पॉइंट पर है? A पॉइंट पर. इस पॉइंट को बड़े अच्छे से समझ लो कि मेरा इंटीग्रल था A से B F का, कन्वर्जेंट है A पर. मैंने उसके दो पार्ट कर दिए, एक A से C कर दिया, दूसरा C से B कर दिया. अब मेरी प्रॉब्लम थी ही सिर्फ A पॉइंट पर, यानी C से B वाला जो इंटीग्रल है वो तो प्रॉपर हो गया, और प्रॉपर इंटीग्रल्स आर ऑलवेज कन्वर्जेंट. तो अगर हम कहते हैं A से B में कन्वर्ज कर रहा है तो दिस इज मेनली कन्वर्जिंग फ्रॉम A टू C. C से B तो ऑलरेडी कन्वर्जेंट था. ठीक है, ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि मुझे ये इनइक्वालिटी यूज करनी है, और ये इनइक्वालिटी कौन से इंटरवल में आ रही है? A से C में. वी कैन यूज दिस इनइक्वालिटी नंबर 2 इन इंटरवल A टू C. अब देखो, F का इंटीग्रल A से C में कन्वर्जेंट है. कंपैरिजन टेस्ट की फॉर्म कहती है अगर बड़े वाले फंक्शन का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो जो फंक्शन उससे छोटा है उसका इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा. तो f से छोटा फंक्शन कौन सा है? L माइनस एप्सिलॉन जी एक्स, यानी L माइनस एप्सिलॉन जी का इंटीग्रल A से C में कन्वर्ज करेगा A पॉइंट के ऊपर. अब L माइनस एप्सिलॉन क्योंकि x पर डिपेंड ही नहीं करता, उसको हमने बाहर लिख लिया. दिस इज जस्ट लाइक ए कांस्टेंट. कांस्टेंट का तो कन्वर्जेंस की डिसाइड करने में कोई रोल नहीं रहता, तो उसको छोड़ दिया अगले स्टेप पे. अगले स्टेप पे मेरे पास क्या आ गया? A से C g dx इज कन्वर्जेंट एट A. g का इंटीग्रल A से C में कन्वर्ज कर रहा है, C से B में भी कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि प्रॉपर है. तो A से C में भी कन्वर्ज कर रहा है, C से B में भी कन्वर्ज कर रहा है. तो दोनों का अगर मैं सम कर दूं तो इंटीग्रल क्या बनेगा? A से B. एंड दैट इज वाई इंटीग्रल ऑफ g फ्रॉम A टू B इज ऑल्सो कन्वर्जेंट. जल्दी से दोबारा देख लो क्या किया हमने. देखो, A से B में f का इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है A पर, इसका मतलब मेनली A से C में कन्वर्ज कर रहा है f का इंटीग्रल. और अगर A से C में f का इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट से कि इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन L माइनस एप्सिलॉन gx आल्सो कन्वर्जेस इन द इंटरवल AC. L माइनस एप्सिलॉन को नेक्स्ट स्टेप में छोड़ दिया तो A से C में G का इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है. अगर A से C में कर रहा है तो क्लियरली A से B में भी G का इंटीग्रल कन्वर्ज ही करेगा. ठीक है, अब सेकंड केस लेते हैं कि F का इंटीग्रल A से B में अब कर रहा है डाइवर्ज एट A. तो डाइवर्ज कौन से पार्ट पे कर रहा होगा? A पॉइंट पर डाइवर्जेंट है, इसका मतलब A से C में डाइवर्ज कर रहा है या C से B में? देखो, C से B में तो प्रॉपर इंटीग्रल है एंड प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट. यानी अगर डाइवर्ज कर रहा है तो कौन से वाला पार्ट डाइवर्ज कर रहा है? A से C वाला पार्ट. ठीक है, तो क्या आएगा कि इंटीग्रल A टू C f dx इज डाइवर्जेंट एट A. अगर ये इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है तो इससे बड़े फंक्शन की इंटीग्रल भी डाइवर्ज करेगी कंपैरिजन टेस्ट की फर्स्ट फॉर्म से. यानी इस फंक्शन की इंटीग्रल डाइवर्ज करेगी. कौन से फंक्शन की? L प्लस एप्सिलॉन जी की इंटीग्रल डाइवर्ज करेगी. और अगर L प्लस एप्सिलॉन को मैं यहाँ ड्रॉप कर दूं तो क्या आ गई? कौन से फंक्शन की इंटीग्रल डाइवर्ज करेगी? G की. कहाँ से कहाँ तक? A से C तक. और अगर A से C तक डाइवर्ज करेगी तो क्लियरली A से B तक भी क्या करेगी? डाइवर्ज. एंड देयरफॉर बोथ द इंटीग्रल्स दे कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. फाइन. चलिए ना, लेट अस नाउ डू द सेकंड केस. इफ L इज 0, सेम मैनर में हमने करना है. L 0 है तो लिमिट की डेफिनेशन लगाओ कि फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट्स ए नेबरहुड AC of A where C is greater than A less than B such that fx by gx minus 0 mod
is less than epsilon for every x belonging to this interval. सेम डेफिनेशन है जो हमने पीछे लगाई. यहाँ लिमिट 0 है, वहाँ लिमिट क्या थी? L थी. ठीक है, इसको ओपन करेंगे. देखो, क्योंकि fx और जो gx हैं दोनों ही पॉजिटिव हैं तो मॉड लेने की ज़रूरत ही नहीं रहती. वैसे तो यू विल हैव दैट fx बाई gx. अभी तो मैंने क्या लिख दिया है कि fx बाई gx विल लाई बिटवीन माइनस एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन. बट इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि fx बाई gx तो पॉजिटिव है. तो what I have that fx by gx is greater than 0 and less than epsilon. gx को हम इधर ले गए. क्या आ गया मेरे पास कि fx is less than epsilon times gx for every x belonging to open interval AC. अब तो जल्दी से करना है. सेकेंड पार्ट में हम सिर्फ कन्वर्जेंस चेक करते हैं. अगर g का इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो f का इंटीग्रल भी कन्वर्ज करेगा. दिस इज सिंपल. अगर a से b में g का इंटीग्रल a पर कन्वर्ज कर रहा है तो a से c में भी कन्वर्ज कर रहा है. अगर a से c में g का इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है तो एप्सिलॉन g का भी कन्वर्ज करेगा. g को अगर मैं एक कांस्टेंट एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी इंटीग्रल कन्वर्जेंट रहेगा. तो कंपैरिजन टेस्ट की फर्स्ट फॉर्म क्या कहती है? अगर बड़े वाले फंक्शन की इंटीग्रल कन्वर्ज करेगी तो छोटे वाले की भी करेगी. इसलिए f का इंटीग्रल भी a से c में कन्वर्ज करेगा. a से c में कन्वर्ज करेगा तो a से b में भी करेगा. तो दिस इज बिकॉज c से b वाला पार्ट तो पहले ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा. तो अगर a से c में f का इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है दिस मीन्स इट इज कन्वर्जिंग फ्रॉम a टू b. अगर आपने पहले वाला पार्ट अच्छे से समझ लिया तो दूसरा इज क्वाइट सिंपल. थर्ड पार्ट में हमारे पास लिमिट है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पर हम क्या चेक करते हैं? डाइवर्जेंस. सबसे पहली बात, जब हम ये कहते हैं कि लिमिट x गोज टू a प्लस fx बाई gx इन्फिनिटी है तो इसका मीनिंग होता है कि ये जो लिमिट है ये डाइवर्ज कर रही है. इट इज नॉट कन्वर्जिंग, इट इज डाइवर्ज. तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन हम फिर क्या लिखते हैं? फॉर एनी रियल नंबर k पॉजिटिव there exists a neighborhood AC of A where C lies between A and B such that fx by gx is greater than k. वहाँ हम लिखते हैं mod of the number is less than epsilon. यहाँ हम लिखेंगे number is greater than k क्योंकि उसको infinity तक अप्रोच करना है. इन्फिनिटी तक अप्रोच करने का मतलब उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है. डाइवर्जेंस का मीनिंग क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग. क्या आप एक बाउंड बनाना चाह रहे हो भाई k तक आ जाए मेरी सारी वैल्यूज लेकिन उस फंक्शन की वैल्यूज k के भी परे चले जाएं, देन वी से इट इज डाइवर्जेंस. जैसे मैंने ऊपर वाले में कहा था कि कन्वर्जेंस की डेफिनेशन याद कर लेना अच्छे से, सिमिलर मैनर में यहाँ आपने डाइवर्जेंस की डेफिनेशन बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है. ठीक है. There exists a neighborhood AC of A such that fx by gx is greater than k for every x belonging to AC. फिर gx से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. अब देखो g की इंटीग्रल क्या है? डाइवर्जेंट है a से b में. तो मेनली कहाँ से डाइवर्जेंट हो गई? a से c में. अब ये बार बार तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि c से b में कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है. ठीक है. अगर डाइवर्ज कर रहा है a से b में g का इंटीग्रल तो a से c में भी डाइवर्ज करेगा g का इंटीग्रल. अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी क्या रहेगा? डाइवर्जेंट. और अगर g का इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा तो f फंक्शन तो उससे भी बड़ा है. f का इंटीग्रल भी क्या करेगा? a से c में डाइवर्ज. और अगर a से c में डाइवर्ज करेगा तो क्लियरली a से b में भी क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा. ठीक है. ये हो गए हमारे कंपैरिजन टेस्ट और उनके प्रूफ्स. इनको आपने बहुत अच्छे से अपनी कॉपीज में लिख लेना है. और अगर आपको कोई भी स्टेप ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम मी. ठीक है. और सिमिलर केसेस होते हैं अगर मेरी प्रॉब्लम ए के बजाय बी एंड पर हो. ये मैंने आपको जब एक्सरसाइज कराई थी उससे पहले भी बता दिया था. अगर अपर एंड पर प्रॉब्लम है तो वी कैलकुलेट एक्स गोज टू बी माइनस. ठीक है. तो यहाँ तक आपने अच्छे से कर लेना है. एंड इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी पॉइंट यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद